नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 का यूनिट 2। तो जिसे हम पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, हम आपको ये सीरीज़ जो रिवीजन सीरीज़ है, इसके अंदर आपको हम पेपर 1 का पूरा रिवीजन करवा रहे हैं शॉर्ट के अंदर, कि ताकि कम समय के अंदर आपकी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। सो देखिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ, इन ए सिंपल वर्ड, रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द इन डेप्थ स्टडी ऑफ समथिंग इन सर्च ऑफ सम न्यू इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, रिसर्च होती क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल शब्दों में, सामान्य शब्दों में बात करें, तो रिसर्च को हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं। यानी कि देखिए, जो चीज़ हमारे पास है तो वो तो है ही है, लेकिन अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम उसके लिए फिर से रिसर्च करते हैं और एक नई इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो न्यू इन्फॉर्मेशन को सर्च करना वो होती है रिसर्च। रिसर्च का ये मतलब नहीं होता कि आप फिर से अगेन रिसर्च कर लें। अब आपको रिसर्च तब करनी होती है जब कोई चीज़ अधूरी रह जाए, जब इन्फॉर्मेशन अधूरी हो। तो न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। सो देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको पेपर 1 करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट में कवर किया जाएगा कि कम समय के अंदर आपकी सबसे बेस्ट रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जो जो आपका मैं बताता जाऊँगा तो वो आप आसानी से करते जाइए। आपके 50 में से 45 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की बात करें कि रिसर्च क्यों की जाती है। यहाँ पे देखिए, रिसर्च जो होती है उसमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं 5 W's एंड 1 H। 5 W मीन्स हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ठीक है, उसके बाद H होता है हाउ, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये 5 चीज़ें और हाउ, इसके ऊपर पूरी आपकी रिसर्च टिकी हुई होती है। इसके अगर आपको सारे के सारे अगर आपको आंसर मिल जाए, समझिए आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ which is hidden and which has not been discovering as yet। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का, कि जो सच्चाई, जो ट्रूथ हिडन है, यानी कि जो सच्चाई जो है वो छुपी हुई है, हिडन है, उसको खोजना, उसको बाहर लेके आना, और वो चीज़ जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है उसको भी साथ में खोजना। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है ना, वो अधूरा टॉपिक है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, और अच्छे से करेंगे। जैसे देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड मैं आपको करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। अभी आपको जैसे मैं क्विक रिवीजन में बिल्कुल शॉर्ट में करवा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, अगर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो कम है, तो आप क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग और खोजना शुरू करेंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, है ना। तो वो होगी रिसर्च। तो ऐसे रिसर्च के अंदर होता है, जो टॉपिक हमारे पास है अगर उसके अंदर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ इसमें नहीं है और एक्स्ट्रा हो सकती है, तो आप जगह जगह से सर्च करते हैं, तो उसके बारे में पता लगाते हैं, वो होती है रिसर्च। जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया करने के लिए, तो आपने यहाँ से टॉपिक लिया, वहाँ से टॉपिक लिया, बहुत सारी बुक से लिया, आपने काफ़ी रिसर्च की और उस जगह पे भी गए जो उस रिसर्च से संबंधित है, तो वहाँ पे जाके आपने खुद से भी मैन्युअली भी वहाँ पे भी रिसर्च की, तो उससे क्या हुआ, आपको नई जानकारी मिल गई जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, वो होता है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च की विशेषताएं। अब देखिए, जो रिसर्च होती है वो उसकी विशेषताएं क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग एंड अजम्पशन, यानी कि जो रिसर्च होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर जो कल्पना होती है, परिकल्पना जिसे हिंदी में कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेटिकल क्या होती है, कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमारे दिमाग के अंदर सोच है जिसको हमने पूरा करना है ना, वो होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए हमारी लॉटरी लग जाती है, तो हम कहते हैं ना हमारे पास इतने पैसे आएंगे, हम वहाँ खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे। लॉटरी अभी निकली नहीं है, लेकिन प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसा ही रिसर्चर करता है ना, कि अगर मैं मान लीजिए इसके ऊपर सर्च करता हूँ, अगर ये रिसर्च सफल होगी, जैसे कोरोना काल में देखिए मेडिसिन नहीं आई थी, लेकिन मेडिसिन के बारे में रिसर्च की गई, तो जिसने रिसर्च की तो देखिए उनकी जो मेडिसिन है काफ़ी चल गई, है ना। हम कहते हैं ना, हम ये नई चीज़ लेके आएंगे, रिसर्च करेंगे, कि ताकि अगर वो कामयाब हो गई, है ना, तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। जैसे आप देखिए, ऑफलाइन एजुकेशन में पढ़ना था, अब देखिए आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। अगर किसी ने देखिए स्मार्ट बोर्ड की यहाँ पे रिसर्च की है कि एजुकेशन जो है वो जो बोर्ड होता है
वहाँ पे पढ़ाया जाए। किसी ने सोचा होगा ना कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, क्यों ना एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिसके ऊपर टच स्क्रीन बोर्ड हो, जिसके ऊपर आपको कुछ भी ना करना पड़े, डायरेक्ट आप यहाँ पे आके पढ़ा दें। तो देखिए किसी ने रिसर्च की, किसी ने सोचा, सोचना मीन हाइपोथेसिस, उसने सोचा फिर इसको बनाया, तो वो हो गई रिसर्च। अगर वो हाइपोथेसिस करता ना, अगर वो कल्पना करता ना, तो वो चीज़ होती नहीं। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें देखिए ऐसे ही आएंगी। उसके बाद देखिए रिसर्च इज ए साइंटिफिक एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए रिसर्च साइंटिफिक है और सोशल इन्वेस्टिगेशन है। हम हमारी जो सोसाइटी में रहते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, हमारा एजुकेशन का जो लेवल है वो नीचे है, उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई नई करनी पड़ती हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, रिसर्च करनी पड़ती है ना उसके लिए। तो वो चीज़ होती है, जैसे सोशल इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, अभी उन्होंने देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए ना 2020 की, पहले 1986 की चल रही थी। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ी, उन्होंने सोशल इन्वेस्टिगेशन किया कि अभी जो हायर एजुकेशन का लेवल है वो क्या है, उसको उनमें कमियां लगी, तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए। तो सोशल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो होती है वो रिसर्च होती है, वो चीज़ होती है इसके अंदर। द रिजल्ट ऑफ और न्यू इन्फॉर्मेशन that we get through scientific method can be used develop concept and theories of their own। अब देखिए जो इससे नए कंसेप्ट बनते हैं, जो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इससे हमें रिजल्ट मिलते हैं, इनकी रिसर्च करने के बाद जो हमारे सामने रिजल्ट आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद देखिए हम उसे यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं ना। मान लीजिए हमने रिसर्च कर ली, हमारे पास रिजल्ट आया, रिजल्ट से हमने देखा कि हाँ ये फ़ायदा करेगा, नहीं फ़ायदा करेगा तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ये चीज़ें। उसके बाद देखिए जो रिसर्च इन्फॉर्मेशन है इज़ यूज टू टेक एक्यूरेट डिसीजन। जो रिसर्च इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एक्यूरेट डिसीजन में, यानी कि जो सटीक जो डिसीजन लेना है वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। अगर किसी ने खोजा है कि जो होता है ना डिजिटल बोर्ड होता है, उसको अगर लेके आना है तो एक्यूरेट डिसीजन हुआ ना कि हाँ उसको लेके आना ही है। उसने सबसे बड़ा फ़ायदा कब किया, जब कोरोना काल था, क्योंकि देखिए सभी घर पे बैठे थे, गूगल मीट पे पढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ करना शुरू कर दिया, है ना। उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई घर से पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो वो चीज़ें आ गई। तो वो चीज़ें क्या है, एक्यूरेट डिसीजन हो गया कि उस समय में लेके ना जिस समय सबसे ज़्यादा डिमांड हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अदर। देखिए ये बेस्ड होती है किसी के अदर वर्क के ऊपर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी को रिसर्च कर चुका है किसी टॉपिक के ऊपर, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या है, खोजी हुई चीज़ को पुनः खोजना, खोजी चीज़ को दोबारा खोजना, कि ताकि नई इन्फॉर्मेशन लेके आ सके, है ना। ऐसा तो है नहीं है कि आपने रिसर्च करनी शुरू कर दी लेकिन वो पहले थी नहीं। कई बार ऐसा होता है, जैसे फंडामेंटल रिसर्च है, वैसे रिसर्च होती है कि जिसमें हम नई इन्फॉर्मेशन अपने आप से लेके आते हैं, जब हम खुद ही नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेकिन रिसर्च आमतौर पे वही होती है जो दूसरों के वर्क के ऊपर है। मान लीजिए कि आपने किसी के नोट्स पढ़े बुक के अंदर, आपने मान लीजिए पेपर वन की बुक पढ़ी, पेपर वन की बुक के अंदर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपको टॉपिक वो कम लगा, काम तो किसी और का हुआ ना, किसी पब्लिकेशन का, किसी राइटर का, लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब से सर्च किया, गूगल से सर्च किया, बुक से सर्च किया, अदर बुक से सर्च किया, आपने क्या किया, उस टॉपिक को अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बढ़ा लिया, एक बढ़िया नोट्स बना ले। तो आपने देखिए आइडिया लिया किसी का, किसी राइटर का, किसी बुक का, फिर आपने उसको एक्सप्लोर कर दिया, तो वर्क तो वो दूसरा हुआ ना, वर्क तो किसी और का हुआ, तो उसी को आपने आगे बढ़ाया वो चीज़। इट जनरेट न्यू क्वेश्चन इज साइक्लिक इन नेचर। अब देखिए इससे नए क्वेश्चन बनते हैं जो कि नेचर में साइक्लिक है। नए क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखी, आपने कहा यार इसमें ये कमी है, इसमें ये चीज़, लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आ गया ना, नया क्वेश्चन, यार इसमें लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज ईजी करना, उसका सोल्यूशन। दूसरी बात, ये थोड़ा सा छोटा से लेंथी करना है, ये लेंथी है इसे छोटा करना है। दूसरा क्वेश्चन है ना, ये अधूरी है इसे पूरा करना है। तो ऐसे करते करते आपको खुद ही कमियां दिखने लगेगी, ठीक है वो चीज़। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्चर। अब देखिए जो रिसर्चर है, जो खोज करने वाला है,
उसके अंदर क्या क्वालिटी, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अभी हमने देखिए रिसर्च के बारे में पढ़ा, अब रिसर्च करने वाले रिसर्चर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंडली विद रिस्पोंडेंट, देखिए जो रिसर्चर होगा वो फ्रेंडली होगा रिस्पोंडेंट के साथ। रिस्पोंडेंट मतलब कि जब वो रिसर्च करता है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करता है, उससे जो उसे रिस्पॉन्स मिलता है वो उससे फ्रेंडली होता है। ऐसा नहीं है कि उसने सोचा यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो जो होगा मेरे हक में ही आना चाहिए, हो सकता है उससे नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है ये उसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि फ्रेंडली होना चाहिए रिस्पोंडेंट के साथ। अगर उसने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए रिसर्च में कोई कमी आ रही है तो उसे फिर भी फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्री फ्रॉम प्रीजुडाइज, इनकी नॉट बायस। अब देखिए जो रिसर्च होती है वो फ्री होनी चाहिए, किसी के ऊपर बायस्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये नहीं होना चाहिए हाँ किसी खास बंदे को या किसी खास कम्युनिटी को फ़ायदा हो। फ़ायदा सबके लिए होना चाहिए। अगर इंडिया में एजुकेशन आ रही है, नई एजुकेशन आ रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि अमीरों को सबसे फ़ायदा हो। इसका फ़ायदा अमीर गरीब सबको होगा, क्योंकि ये सबके लिए है। कैपेसिटी ऑफ डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, देखिए जो गुड रिसर्चर होगा उसके अंदर कैपेसिटी होगी डेप्थ इन्फॉर्मेशन की। यानी कि अगर वो रिसर्च कर रहा है वैसी रिसर्च करे, डेप्थ में रिसर्च करे कि ताकि उसके अंदर कोई चीज़ की कमी ना रहे। एक्यूरेसी, देखिए हर चीज़ को एक्यूरेट करना, गलतियाँ नहीं हो। ऐसा नहीं कि ये भी चीज़ पकड़ ली उसमें गलतियाँ निकली, वो भी चीज़ पढ़ ली गलतियाँ निकली। यानी कि पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना है। अगर कश्मीर में जाने की बात हो, दिल्ली में जाने की बात हो, पंजाब में जाने की बात हो, अगर रिसर्च से संबंधित है उसको वहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरूरत पंजाब के पहुँच जाए मुंबई, है ना। एक्यूरेट होना चाहिए, उसे पता है कि ये चीज़ यहाँ से मिल सकती है। ट्रुथफुल, देखिए उसे ट्रुथफुल होना चाहिए, जो भी सच्चाई है पूरी निकालनी चाहिए रिसर्च के अंदर। एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, अगर वो जिस रिसर्च के बारे में बात कर रहा है उसे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। ट्रेंड इन रिसर्च टूल्स, अब देखिए रिसर्च टूल जो होते हैं वो होते हैं कि रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है। उसे रिसर्च के बारे में, रिसर्च टूल के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मुझे किस टाइम पे कौन सा रिसर्च टूल यूज़ करना है। जैसे डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा डाटा हटाना है, कौन सा रखना है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 99% आता ही आता है। अब देखिए रिसर्च के टाइप्स कौन से हैं, देखिए डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिक रिसर्च। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी है, एनालिटिक रिसर्च कौन सी है, देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है जो रिसर्च जो है वो आप ये कह सकते जो जिसे डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, जिसे डिस्क्राइब किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर चीज़ हुई है ना, मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ हुई है तो वो कहाँ हुई है, क्या हुई है, जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि जैसे आप कहते हैं ना कि कोई इंसिडेंट हो गया, वो पूरा ब्यौरा देना वहाँ पे कि कहाँ कहाँ जो है क्या इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, है ना। जो ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, डिस्क्राइब करना, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, पूरी डिस्क्रिप्टिव। अगर कोई रिसर्च करने जाता है वो कहता है ना कि मैंने वहाँ से रिसर्च की, वहाँ से रिसर्च की, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, वो वाली चीज़। तो एनालिटिक रिसर्च आ गई, एनालाइज करना कि क्या इसके अंदर जो रिसर्च की गई है तो वो क्यों हुई है, कहाँ हुई है। डिस्क्रिप्टिव में आएगा पूरा कि कब हुई थी, क्या ब्यौरा था, क्या था। तो एनालिटिक में आता है क्यों हुआ था, डिस्क्रिप्टिव में कहाँ हुआ था, कब हुआ था, लेकिन एनालिसिस में आता है एनालिटिक में क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। उसके बाद देखिए अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च कौन सी है, कि जब चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए कि इसे बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, जब मान लीजिए हमने जो रिसर्च की है वो सबसे पहले हमने चीज़ खोज की है उसके बारे में, इससे पहले इसकी खोज किसी ने नहीं की है। जैसे मान लीजिए दो पत्थरों को रगड़ने से आग निकलती है, तो वो हो गया ना कि पहली बार यार ये हमने कॉन्सेप्ट हम ही लेके आए हैं, इससे पहले कोई नहीं लेके आया, तो वो होती है फंडामेंटल रिसर्च। अब मान लीजिए कि किसी ने रिसर्च की है, इससे पहले कोई रिसर्च नहीं हुई है, उसने रिसर्च कर ली, उसके बाद वो रिसर्च इतनी चल गई, उसके बाद नई नई थ्योरीज आने लगी, तो वो होती है फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो होती है कि जब हम उसे अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है कि जब हम
आंकड़े इकट्ठे करते हैं रिसर्च के रिगार्डिंग। हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, हमारे पास नंबर्स ऑफ डाटा होते हैं, हमारे पास इसका डाटा, इसका हम गिनती करते हैं जिसकी, हमारे पास इतना डाटा हो गया। क्वालिटी होती है जब हम डाटा का गुण देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करती हैं, वो किस लेवल का है, वो अच्छा है, बुरा है, क्या है। मिक्स रिसर्च होता है, इसमें देखिए सब कुछ मिक्स हो जाता है, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मिक्स हो जाती है, इसमें क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चीज़ इसमें शामिल होती हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च होती है जो पास्ट से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए कि पास्ट में कोई चीज़ खोजी गई हो, कोई रिसर्च की गई हो, उसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में उसके लिए खोज करना, उसके लिए रिसर्च करना, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जो रिसर्च को एक्सप्लोर किया जा सके, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी अवेलेबल है तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर देना और ज़्यादा बढ़ा देना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है कि जब हमने रिसर्च कर ली है, अब उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे मान लीजिए कि कोई दवाई बना दी है, कोई मेडिसिन बना दी है, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या वो बनाई गई दवाई कामयाब है या नहीं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के स्टेप्स कौन से होते हैं। अब देखिए हर एक चीज़ के स्टेप्स हैं, हर एक चीज़ का करने का तरीका है। रिसर्च के स्टेप्स कौन से हैं, पहला है फॉर्मुलेशन का। देखिए आपको डिफरेंट टाइप के जो स्टेप्स मिलेंगे, कईयों में 5 स्टेप है, कईयों में 6 स्टेप्स है, कईयों में 10 स्टेप्स है। मैं आपको एक्सप्लोर करके सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, सीक्वेंस ऐसे बने आते हैं कि बताइए रिसर्च के स्टेप्स को एक लाइन में लगाइए। तो आपको ये करना ज़रूरी है, लाइन वाइज करना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए पहला है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर देखिए हमारे पास प्रॉब्लम्स होगी ना तभी हम उसका सोल्यूशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तभी रिसर्च करेंगे ना। अगर हमारे पास प्रॉब्लम होगी, हमारे पास क्वेश्चन होगा, तभी रिसर्च करेंगे। तो फॉर्मुलेशन क्या हुआ कि हमारे पास फॉर्मेट है रिसर्च का। उसके बाद डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। अब देखिए रिसर्च प्रपोजल को डेवलप करना। रिसर्च प्रपोजल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ गए, बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स इसमें आ गई। तो हमने क्या किया, रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लिया कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग यहाँ पे आ गया कि जो जैसे हम जो वर्क कर रहे हैं उसको कैसे डेवलप करना है, हमें क्या क्या करना है। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च को डिज़ाइन करना कि हमें रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है, हमारा जो है वो मोटिव क्या होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि हमें डाटा इकट्ठा करना है, वो कहाँ से करना है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूशन द रिसर्च प्रोजेक्ट, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसे एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना। एनालिसिस ऑफ डाटा, जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसको एनालाइज करना, या जो हमारे पास डाटा है उसको एनालाइज करना कि क्या वो हमारे पास पूरा है या अधूरा है, क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि देखिए जो हमने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग जो हमने सोचा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ना, कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है जिसको हम रिसर्च करना चाहते हैं वो टेस्ट करके देखना कि क्या वो कामयाब होगा कि नहीं। इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन, यानी कि देखिए इसमें इंटरप्रिटेशन हो गया, रिकमेंडेशन हो गया। रिकमेंडेशन होता है कि इससे किसको फ़ायदा होगा, रेकमेंड हम कर रहे हैं, किस कमेंट का रेकमेंड कर रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा होने वाला है। रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, देखिए रिसर्च करने के बाद एंड में स्टेप होता है कि हमने उसके लिए रिपोर्ट तैयार की है, जो हमने जो रिसर्च की है उसके अंदर पूरी रिपोर्ट बनाना कि हमने क्या क्या किया है, हमने यहाँ पे रिसर्च जो की है उसके अंदर क्या क्या कर लिया है, पूरी प्रेजेंटेशन उसके बाद दे देना। यानी कि फॉर्मुलेशन शुरू हुआ और प्रेजेंटेशन पे ख़त्म हुआ। अब बारी आती है देखिए रिसर्च मेथड की। जो रिसर्च मेथड है वो कैसे होते हैं। देखिए हिस्टोरिकल मेथड हो गया रिसर्च का, जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है कि जब हमारे पास हिस्ट्री के रिगार्डिंग, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है, इनकी जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे पास जो पहले से मौजूद है पास्ट के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना होता है, हमें रिसर्च करनी होती है कि जो पहले गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ नहीं करना, और जो हमारे पास पास्ट में इंफॉर्मेशन है उसके अलावा नई इन्फॉर्मेशन लेके आना। उसके बाद देखिए सर्वे मेथड, यानी कि फील्ड रिसर्च। सर्वे मेथड होता है कि हमें सर्वे करके देखना कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो लोगों की उसमें रुचि है या नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, लेबोरेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जो हमने रिसर्च कर ली है, एक्सपेरिमेंट करके देखना उसका कि
जो हमने रिसर्च की है उससे सबको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें देखिए वही है कि हमने क्या क्वालिटी लेके आए हैं, क्या हमने जो अभी रिसर्च की है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने अगर देखा कि यार ये चीज़ बुक में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम इसे आसान बना देते हैं, थोड़ा सा लेंथी इसे शॉर्ट बना देते हैं, इसकी लैंग्वेज टफ है इसे ईजी कर देते हैं। जब हमने इसकी क्वालिटी चेक की, अगर देखा वाकई ही ये वर्क कर रहा है, ये इजी भी हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, लैंग्वेज भी सिंपल होगी, तो समझो वो पास होगी। अगर मान लीजिए हमने देखा कि ये तो और ज़्यादा लेंथी हो गया और ज़्यादा बेकार मटेरियल बन गया, तो वो फेल हो जाएगा। क्वांटिटेटिव हो गया कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन क्वांटिटी जैसे मान लीजिए हमने 50 क्वांटिटी इकट्ठी कर ली, लेकिन उसमें से क्वालिटी को लेके आना कि हमने जो क्वालिटी है वो हमने कैसे अलग की है। क्वांटिटी में होता है कि हमने सभी जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, क्वालिटी में होता है हमने क्वांटिटी से क्वालिटी को बाहर निकालना। ठीक है, ये है इसके स्टेप्स। तो यहाँ पे हमने रिसर्च मेथड्स वगैरह सारे यहाँ पे कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा सैम्पलिंग की। देखिए सैम्पलिंग क्या होता है, जब मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ बना ली है, उसका सैंपल टेस्ट करके देखना। जैसे मान लीजिए कोई मूवी होती है, सबसे पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, वो होता है सैंपल। उस ट्रेलर से आप जज कर लेते हैं कि मूवी कैसी होगी, है ना। तो ऐसे ही रिसर्च होती है कि जब मान लीजिए रिसर्च की जाती है, पूरी रिसर्च कर ली जाती है, उसका टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा सैंपल निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस है, पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पलिंग। देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। यूनिवर्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एक ही बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड होगा या कोई जनता होगी। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो आपने रिसर्च की है वो पूरी की पूरी रिसर्च होती है, वो पॉपुलेशन होती है, या उसे यूनिवर्स कहा जाता है। इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो आपने सारे यूनिट तैयार किए हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, उसको सभी को कंसीडर किया जाता है। सैंपल होता है, ये पार्ट होता है पॉपुलेशन का, यानी कि मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च कर ली है, उसमें से आपने छोटा सा सैंपल निकाला, ठीक है, छोटा सा पार्ट निकाला टेस्ट करने के लिए। तो देखिए पॉपुलेशन साइज जो है, इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट बिलोंगिंग टू पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन जो सैंपल का साइज़ निकालना होता है कि कितना बड़ा साइज़ हो। जैसे मूवी आती है ना, उसका 3 मिनट का ट्रेलर, 2 मिनट का ट्रेलर, 1 मिनट का ट्रेलर, है ना, वो चीज़। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी आपने रिसर्च कर ली है, कंप्लीट कर रही है, आपको कितना सैंपल निकालना है जिससे आप सभी को सेटिस्फाई कर पाए। सैम्पलिंग एरर, एवरेज सैम्पलिंग एरर। देखिए सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है जब आपने मान लीजिए कोई सैंपल टेस्ट किया, सैंपल के अंदर ही आपको आपकी गलतियां पता चल गई। जैसे कोई रिसर्चर है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने पीएचडी करने के बाद एक बुक लिखी, उस बुक को आपने टेस्ट करने के लिए एक सैंपल निकाला। सैंपल में क्या देखा गया कि आपकी बुक की जो लैंग्वेज है वो टफ़ है या इजी है। अगर बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, किसी के समझ में नहीं आ रही, आपने एक टॉपिक उठा लिया, ठीक है, आपने अपनी पूरी बुक्स में से एक टॉपिक निकाला, लेकिन वो किसी की समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, जो आपकी पूरी बुक है वो किसी की समझ में नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने वही टॉपिक निकाला, वो सबसे आसान लगा, तो इसका मतलब आपकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर उसमें टफ हुआ तो वो सैम्पलिंग एरर है, नहीं हुआ तो वो एरर नहीं है। पैरामीटर क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द यूनिट्स। पैरामीटर होते हैं कि इसको मापन करना, यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसको माप के देखना, पैरामीटर के अकॉर्डिंग माप के देखना कि जो हमारे यूनिट्स हैं, जो हमारा जो पूरा रिसर्च वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर वर्सेस नॉन सैम्पलिंग एरर। अब देखिए सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, वो देखते हैं। सैम्पलिंग एरर कैन अराइज इवन व्हेन नो अपार्टेंट मिस्टेकन बीन मेड। तो यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग एरर होता है जहाँ पे कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं होती, ठीक है। सैम्पलिंग एरर क्या है, जहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होती, एज अपोज्ड टू नॉन सैम्पलिंग एरर विच अराइज व्हेन ए मिस्टेक अकर। नॉन सैम्पलिंग एरर में हमेशा मिस्टेक होती है, यानी कि जब आपने देखिए टेस्ट करने के लिए सैंपल निकाला, अगर उसमें मिस्टेक नहीं है तो सैम्पलिंग एरर है, अगर उसमें मिस्टेक होती है तो नॉन सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर अकर व्हेन द सैंपल इज नॉट representative of the universal truth, whereas non-sampling error is a specific to certain study design। सैम्पलिंग एरर देखिए तब होता है जब
आपका जो सैंपल होता है वो आपके यूनिवर्स से रिलेटेड ना हो, यानी कि जो आपने सैंपल निकाला वो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट ना करता हो। जैसे मान लीजिए कि आपने जो चीज़ निकाली है वो किसी के ऊपर लागू ही ना हो, वो होता है सैम्पलिंग एरर। लेकिन दूसरी तरफ नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है कि जो आपने चीज़ निकाली है वो पूरी परफेक्ट है आपकी स्टडी डिज़ाइन के ऊपर। सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस ग्रेटली एज सैम्पलिंग साइज इंक्रीज। सैम्पलिंग एरर को देखिए हटाया जा सकता है, क्यों? अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज कर दें। बट नॉन सैम्पलिंग एरर रिक्वायर्स मोर मैथोडिकल प्रोसेस टू रिड्यूस। अब देखिए जो नॉन सैम्पलिंग एरर है उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड को अप्लाई करना होता है। सैम्पलिंग एरर इज ऑफ्टन कोज्ड बाय इंटरनल फैक्टर। जो सैम्पलिंग एरर है वो इंटरनल फैक्टर के द्वारा होते हैं, वेयर एज नॉन सैम्पलिंग एरर इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर नॉट इंटायरली रिलेटेड टू सर्वे, स्टडी और सेंसस। देखिए जो सैम्पलिंग एरर है वो आपके इंटरनल फैक्टर हैं जो आपकी रिसर्च है उससे ही निकले हैं, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो बाहर से आते हैं, वो आपके रिसर्च से नहीं आते। ठीक है, वो चीज़ है। सैम्पलिंग एरर का ये मतलब हुआ कि जो आपने रिसर्च कर ली है उसके अंदर से गलती निकलना। नॉन सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जो आपने सर्च कर ली है उसको बाहर के फैक्टर जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। मान लीजिए आपने सर्च की है इंग्लिश में लेकिन डिमांड है हिंदी मीडियम की, तो हो गया ना एक एक्सटर्नल फैक्टर कि यार हिंदी मीडियम में क्यों नहीं है। अगर आपने हिंदी में गया तो आ गया, तो इंग्लिश में क्यों नहीं है। तो ये चक्कर होता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ तो आज हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद हम बाकी चीज़ कवर कर लेंगे। तो एक ही लेक्चर और आएगा जिसमें आपका पूरा रिसर्च कवर हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।